Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. So first of all, wishing you all a very happy and prosperous Diwali. तो इस दिवाली और भी ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो पटाखे नहीं फोड़ने हैं, नेक्स्ट ईयर हमने पेपर फोड़ना है या जब भी आपका पेपर आता है, राइट। सो विदाउट एनी डिले मैं लेक्चर की तरफ चलती हूँ आपकी कि अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जिसमें कहा गया पर्टिकुलरली कि आधार कार्ड जो है उसको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं माना जा सकता, राइट। तो क्या था वो केस लॉ, उसको जानते हैं एंड क्या क्या यहाँ पे इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व थी, क्या क्या लॉज इन्वॉल्व थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, जानेंगे। एंड इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरल पब्लिक को भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो है आधार कार्ड के बेसिस पे हमसे ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर नया सिम आपने इशू करवाना है ना, तो अगर आप प्रोविजंस को देखें, लीगल प्रोविजंस की तरफ बात करें तो वहाँ पे आधार कार्ड देना कंपलसरी नहीं होता, वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं, जानते हैं कि इसमें क्या था। तो सबसे पहले ऐसी बात है कि 2015 में एक व्यक्ति हैं, दो लोग थे, एक मोटरसाइकिल पे राइड कर रहे थे, ठीक है। तो उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड फर्स्ट पर्सन हु वाज ड्राइविंग उनकी डेथ हो जाती है एंड सेकंड पर्सन जो है उनको इंजरीज आती हैं बट वो रिकवर कर जाते हैं, वो बच जाते हैं। तो अब जो बंदा है जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उनकी वाइफ और उनके जो हस्बैंड थे, मतलब उनके जो हस्बैंड जिनकी डेथ हो जाती है और उनका जो बेटा था, दे वर बेसिकली डिपेंडेंट्स ऑन द हस्बैंड, ठीक है। तो अब जो डिपेंडेंट्स हैं, उनकी वाइफ जिनका नाम सरोज है, उन्होंने और उनके बेटे ने मिलकर क्या किया है, उन्होंने मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो है इंडेमनिटी, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडेमनिटी क्लेम करने के लिए यहाँ पर केस किया, रिकवरी के लिए इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि यहाँ पे तो हमारा जो पर्सन वाज राइडिंग द बाइक है ना, कि मेरे हस्बैंड की या मेरे फादर की तो यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो हमें तो रिकवरी का अमाउंट चाहिए, इंडेमनिटी हमें चाहिए, ठीक है। तो अब ये केस आता है, उसका क्या नाम आता है, सरोज एंड अदर्स। तो ये अदर्स वर्ड इसलिए यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि सरोज के साथ उनके बेटे भी इन्वॉल्व थे, यहाँ पे डिपेंडेंट है, वर्सेज इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। तो अदर्स के अंदर यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। कि यहाँ पे फाइनली एक फेटल एक्सीडेंट हुआ 2015 में, कि इस वजह से हमें ये जो है रिकवरी चाहिए, हमें तो इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अब आप हमें कॉम्पनसेट कीजिए। तो अभी क्या होता है, ये केस जनरली जाता है ट्राइब्यूनल्स के अंदर, ठीक है। तो कोर्ट जो है यहाँ पे, अगर बात करूँ आपको हायरार्की थोड़ा सा बता दूँ, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट में जब आप कोई रिकवरी फाइन कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पर जाते हैं ट्राइब्यूनल के पास, जिसका क्या नाम है, मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्राइब्यूनल। एंड सिंस ये केस हरियाणा का था तो रोहतक वाले जो यहाँ पे ट्राइब्यूनल है उसके अंदर ये केस चला गया, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल के बाद जो फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील यहाँ पर होता है वो हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो अब ट्राइब्यूनल के पास ये केस जाता है तो फाइनली डिसीजन इस बेसिस पे दिया जाता है कि जो व्यक्ति है जिनकी डेथ हुई है उनके पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर थी और वो जब लाइफ टाइम में उनकी एज यहाँ पर देखी गई एंड फाइनली उसके बाद ये चीज़ कही गई कि जो उनकी एज रिटायरमेंट एज तक जनरली कंसिडर की जाती है, उसके हिसाब से वो मल्टीप्लायर वाली अमाउंट जो है जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी है, थर्ड पार्टी को पे करनी है, अकॉर्डिंगली वो चीज़ को भी यहाँ पर डिसाइड करके कुछ कुछ चीज़ें जो रोहतक में ट्रिब्यूनल के थ्रू जो डिसीजन दिया गया उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन थी कि 8% के बेसिस पे आपको यहाँ पर मल्टीप्लायर के तौर पर अगर आप देखें तो 8% इंटरेस्ट के बेसिस पे वो मल्टीप्लायर होगा एंड 14 वाला मल्टीप्लायर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। कि जो भी अमाउंट फिक्स थी मल्टीप्लाइड बाय 14 आपको देनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो रोहतक के ट्राइब्यूनल ने यहाँ पर डिसीजन दिया था तो अराउंड 15 लाख रुपए बनते थे, ठीक है, जो एज एन इंडेमनिटी दी जानी थी टू द फैमिली, जो कि एज अ कॉम्पनसेशन टू द फैमिली एंड उनके जो फैमिली में वाइफ और उनका जो बेटा है उनको दी जानी चाहिए थी। बट यहाँ पे डिस्प्यूट किस चीज़ का अराइज होता है जिसकी वजह से मेजरली एक किस्सा जो है लाइमलाइट में आता है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एज, ठीक है। एज वाला फैक्टर यहाँ पे कैसे आता है, क्योंकि आधार कार्ड पे उनका जो प्रूफ था, अगर हम डेट की बात करते हैं उसके हिसाब से 1 जनवरी 1969 था आधार कार्ड के ऊपर उनकी डेट, बट उनका जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट था उसके अकॉर्डिंगली 7 अक्टूबर 1970 उनकी डेट ऑफ बर्थ बनती थी, ठीक है। तो टेक्निकली अब जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे वो अब लगा लीजिए कि एक साल या अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल की छोटी उम्र उनकी थी, है ना। तो अब जो 45 वाला एज वाला सिनारियो है उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे मेजरली जो इशू आ रहा था कि वो यही था कि हम आधार कार्ड वाली डेट को कंसिडर करें या आप कह सकते हो कि हमारा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन दे। तो रोहतक के जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही डिसीजन दिया था, जिस वजह से 8% कॉम्पनसेशन और 15 लाख और 14 का मल्टीप्लायर यूज किया गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ट्राइब्यूनल में फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील हाई कोर्ट ही है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास जाके यहाँ पे अपील की जाती है एंड हाई कोर्ट की इंटरफेरेंस होती है इस केस के अंदर एंड फर्दर जो है यहाँ पे तभी ये चीज जो है नजर में आती है। तो हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस यहाँ पे इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चैलेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि अब केस जो है
बेसिकली प्राइमरीली सेंटर किसके अराउंड करता है, डिटर्मिनिंग द अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन फॉर द डिसीज्ड फैमिली एंड एज डिटर्मिनेशन जो है क्रूशियल फैक्टर है एज इट अफेक्टेड द मल्टीप्लायर टू बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द कॉम्पनसेशन। ठीक है, ये चीज अभी आपको समझ आ गई। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीच में इंटरफेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरफेयर करने का मतलब नहीं बनता था, या इस डिसीजन को बिल्कुल भी आप कह सकते हो चेंज करने का मतलब नहीं बनता था, अनटिल एंड अनलेस जो डिसीजन है इट इज अफ्लिक्टेड बाय परवर्सिटी, इलीगैलिटी और अदर सीरियस वाइसेस जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं बियॉन्ड रिडम्पशन। तो बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो डिसीजन है उसको तभी रिवर्स किया जा सकता है या तो बहुत ज्यादा परवर्सिटी हो रही है। परवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल ही इलीगल कोई चीज की जा रही है, ठीक है, या कॉमा बिल्कुल ऐसा आउट ऑफ द लॉ को कोई चीज की जा रही है जो कि चीज पहले हुई नहीं है और वो अब हो रही है, तभी हाई कोर्ट को यहाँ पर डिसीजन को रिवर्स करना चाहिए था। और अदर सीरियस वाइसेस जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज जो है अगर करवाया भी जा रहा है, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड भी किया जा रहा है, तो वो बियॉन्ड रिडेम्पशन हो जाता। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट उनको दी जा रही है, जो डिसीजन दिया गया या तो वो इलीगल है, जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि ज्यादा दे दी गई है या बहुत ज्यादा कम दे दी गई है, कि वो बियॉन्ड रिडेम्पशन हो जाएगा कि इतना ज्यादा फाइन या इतना कम अमाउंट जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस केसेस में, इन सिनेरियोज में ही यहाँ पे हाई कोर्ट को डिसीजन रिवर्स करना चाहिए था। अदरवाइज हाई कोर्ट को तो इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अंदर। इट मस्ट हैव अपहेल्ड, इट शुड हैव अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को। ठीक है, और कोर्ट ने ये भी बिलीव किया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड को एज अ कंक्लूसिव प्रूफ आप नहीं मान सकते हैं। क्यों? पहले उन्होंने जो साइटिंग प्रोवाइड की यहाँ पर कि इट कैन नॉट सर्व एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि खुद से ही UIDAI जो कि अब आधार कार्ड्स को मेंटेन करते हैं, UIDAI के सर्कुलर नंबर 8/2023 में ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन की गई है, एक्सप्लिसिटली स्टेट की गई है कि ये लिमिटेशन है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप इसे मान सकते हैं, आप उसको प्रूफ ऑफ बर्थ आधार कार्ड को लेकर यहाँ पर नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये चीज कही कि अब जो हमारे पास ट्राइब्यूनल का डिसीजन था विद रिस्पेक्ट टू जो मोटर व्हीकल्स एक्ट के साथ हमारा ट्राइब्यूनल डील करता है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग नोशनल इनकम पर्टिकुलरली कि एविडेंस ने ये चीज स्टेट की थी कि उस व्यक्ति के पास सिर्फ एक JCB मशीन है और ट्रैक्टर है, इसके अलावा वो काम जो है वो किया करते थे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो कॉम्पनसेशन का जो 6%, अब क्या हुआ, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन जब रिवर्स किया ना, जो कॉम्पनसेशन की परसेंटेज जो मैंने आपको अर्लियर 8% बताई थी, उस हिसाब से वो 8% का 6% हाई कोर्ट ने कर दिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 8 से 6% आपने क्यों किया है, इस चीज के ऊपर आप जस्टिफिकेशन दीजिए कि यहाँ पे कोई ग्रेव इनजस्टिस तो हो नहीं रही थी कि जो आप इतनी बात का कह रहे हैं, कि जो आप ये बताइए कि जो परसेंटेज है इंटरेस्ट का आपने वो कम क्यों किया, उसकी जस्टिफिकेशन आप हमें प्रोवाइड कीजिए कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, कि व्हाट एवर डिसीजन दैट द ट्राइब्यूनल गेव वाज सैटिस्फैक्टरी इनफ कि आप जो डिसीजन है वो रिवर्स कर ही नहीं सकते थे अनटिल अनलेस कोई ग्रेव इनजस्टिस ना हो। तो देखिए एक चीज होती है कि अनटिल एंड अनलेस कोई भी जो कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है जब वो डिसीजन देता है और उसके अगेंस्ट अगर आप कहें कोई अपील होती है ना, तो वो अपील सुनने के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कारण होती हैं। ठीक है, अपील या तो तभी सुनी जाती है जब लगता है कि कोई ऐसा फैक्ट जो है वो नहीं सुना गया है ढंग से, या ग्रेव आप कह सकते हो इनजस्टिस हुई है, ठीक है, या कोई भी ऐसा इशू लगता है, तभी वो डिसीजन रिवर्स होता है। अदरवाइज वही डिसीजन जो लोअर कोर्ट ने दिया वो अपहेल्ड किया जाता है। सो द सुप्रीम कोर्ट वॉज बेसिकली आस्किंग द हाई कोर्ट कि आप रीजन दीजिए कि 8 से 6% आपने किस बेसिस पे किया। ठीक है, कि जब आपको ये चीज पता है कि जो एसेट्स हैं व्यक्ति के, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक्टर है और JCB मशीन है, उसके अलावा ही यूज्ड टू राइड द बाइक फॉर हिज कन्वीनियंस। ठीक है, कि वो जब काम पे आया जाया करते थे एंड उसी के दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं ना, कि जो आप कॉम्पनसेशन की अमाउंट जो है कम करने के लिए या इंटरेस्ट रेट जो आप चार्ज कर रहे हैं वो आप इतना कम कर रहे हैं। वाई इज इट? ठीक है, तो अब इसके ऊपर कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये स्ट्रेस किया कि हाई कोर्ट का जो रिडक्शन ऑफ कॉम्पनसेशन है वो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं था एंड कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रोहतक है उन्होंने जो डिसीजन दिया उसको रिवर्स किया जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो अब ये 8% वाला क्राइटेरिया है इसी को ही फॉलो करेंगे, या फिर आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे दी जाती है कि जो आप इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कॉम्पनसेशन की डिसाइड करने वाले हैं उसके लिए आप किस केस लॉ को यहाँ पे रेफर करेंगे, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रणय सेठी, कि आप रिकैलकुलेट कीजिए सारा का सारा कॉम्पनसेशन यहाँ पर बैठ के एंड मल्टीप्लायर जो है
वो 14 का यूज होगा, ना कि 13 का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि अब हाई कोर्ट ने क्या किया, एक तो वो 6% कर दिया 8% से, दूसरी चीज कि मल्टीप्लायर जो है वो 13 कर दिया। ठीक है, कि हम तो जी आधार कार्ड वाली जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को यूज करके 13 मल्टीप्लायर यूज करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 का ही मल्टीप्लायर यूज करेंगे। एंड डिसीज की एज आप 45 ईयर्स ही मानकर चलेंगे एज पर द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि आधार को आप प्रूफ नहीं मान सकते। तो इसका पीछे अब देखिए, हाई कोर्ट के पास तो कोई रीजन नहीं था ना उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आपको रीजन भी दिया कि क्यों ऐसा होता है। तो वो देखते हैं कि आधार कार्ड एक्ट, पहली जो हमारी लीगल प्रोविजन इसके अंदर इन्वॉल्व है वो ये कहता है कि अब आधार कार्ड एक्ट का बेसिक आइडिया क्या है कि आपके जितने भी जो व्यक्ति हैं इंडिया के अंदर, जितने भी व्यक्ति हैं जो रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिसके अंदर उनका बायोमेट्रिक्स और पर्सनल डेटा, उनका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ सेव होगा। ठीक है, एंड ये सिर्फ एक डेटाबेस मेंटेन करने का पर्पस था एंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट के यूज के लिए है। ठीक है, इसके लिए अब बायोमेट्रिक डेटा एंड एवरीथिंग जो है वो आधार एक्ट के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। तो ये एक तरह से क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें आधार कार्ड एक्ट, की लीगल बैकिंग है टू आधार कार्ड का जो हमारा प्रोजेक्ट था, और UIDAI को एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्टेटस मिलता है। जिन्हीं का सर्कुलर, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो 2023 का सर्कुलर था, वो ये चीज कहता था कि प्रूफ ऑफ एड्रेस उसको या मान के नहीं चल सकते, या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है आप उसको मान के चलिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको आधार कार्ड भी नहीं देता। ठीक है, एंड साथ ही साथ आधार एक्ट ने एक डिफाइन किया फ्रेमवर्क के इशू किस बेसिस पे कर सकते हैं हम आधार के नंबर, एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स जो है हमारे पास आधार कार्ड जो है हमारा प्रोवाइड करता है अंडर द आधार एक्ट ऑफ 2016। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2018 की रूलिंग के लिए यहाँ पे रेफरेंस दी, कहा कि 2018 वाली रेफरेंस को खोल के देखिए, जहां पे हमने आपको स्पेसिफिकली ये चीज कही थी कि जो आपका यहाँ पे सेक्शन 57 है ऑफ द आधार एक्ट, उसके अंदर हमने प्राइवेट सेक्टर की यूजेज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। माने कि यहाँ पे देखिए कि आपका जो फोन नंबर है, या आप कह सकते हो कि किसी भी तरह की आपके बैंक अकाउंट खोलने के लिए इंफॉर्मेशन जब आधार कार्ड की मानी जाती है, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज रूल की थी कि आपका आधार कंपल्सरी किस लिए होगा, तब जब आप फाइल करेंगे अपनी इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहां पे आपका आधार होना कंपलसरी है, या आप पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करते हैं तो आपका आधार होना कंपलसरी है, या गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडीज या बेनिफिट्स अगर आपको उसका फायदा उठाना है कोई भी स्कीम के तहत, तो आपके आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। इसके अलावा जब भी आप अपना आधार कार्ड देते हैं वो वहां पे कंपलसरी नहीं होता, मेजरली बिकॉज कि हम कोई सिम कार्ड इशू करवा रहे हैं या आप कह सकते हो बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, वहां पे आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं प्राइवेट यूजेज के लिए, क्योंकि बैंक्स तो हैं वो तो प्राइवेट भी हो सकते हैं पब्लिक भी हो सकते हैं। तो प्राइवेट यूजेज के लिए तो 2018 में ही आपको मना कर दिया गया था कि हम इसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मानकर चल सकते हैं, बट हम आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को तो मान ही नहीं सकते इस चीज को, और आप आधार को पर्सनल यूजेज के लिए यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कंपलसरी होगा। तो आपने किस बेसिस पे यहाँ पे आधार कार्ड को या आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कंसिडर किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पे बैकलैशेस किए हैं ना कि आप हाई कोर्ट से क्वेश्चन किया कि किस बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया, आप हमें बताइए। हम तो आपको लीगल प्रोविजंस दे रहे हैं यहाँ पे कि हमने ये डिसीजन लिया, सर्कुलर जो है वो भी पास हुआ। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होती है, एक और यहाँ पे जो है लीगल प्रोविजन को इन्वॉल्व करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जो सवाल है वो हाई कोर्ट के सामने, यहाँ पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने रखा उसको, कि सेक्शन 94 जो है हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एंड ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015, वो यही कहता है आपको कि बेसिकली आप या तो किसी बंदे की सबसे पहले कि किसी को देखेंगे तो आप देखकर जो एज जो है वो जज कर सकते हैं, बट वो भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, है ना। तो उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि बेसिकली कि बिल्कुल ही चाइल्ड है या एडोलेसेंट एज में है, एडोलेसेंट एज को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, मिड 40s में है, 30s में, 50s में या 60s में, आप इस चीज को जज कर सकते हो। बट उस व्यक्ति के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसके ऊपर आप चलेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगर बेसिकली फिजिक से किसी की डिटर्मिन नहीं कर पा रहे हो या डिटर्मिन कर भी पा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 14 या 36 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो उस हिसाब से इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अब हमारे पास 3 तरह के डेटाज अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पे आपको जज करना है कि एक्चुअली में डेट ऑफ बर्थ है क्या, जिनमें से प्राइमरीली आप जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो कौन सा होगा, स्कूल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड। तो जब आपको वो व्यक्ति के
या आप कह सकते हो जो सरोज एंड अदर्स वाले जो हमारी पार्टी है, उन्होंने ये चीज़ बता ही दी थी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको दे ही दिया था, तो फिर आपने आधार कार्ड वाले एक्ट को या आधार कार्ड वाले डेट ऑफ बर्थ को क्यों कंसिडर किया, जब हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे जो सेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि आपका प्राइमरीली डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल के द्वारा या मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वही डेट ऑफ प्रूफ मानी जाएगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रूफ प्राइमरीली वही होगा। आधार कार्ड का मेंशन तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अगर आधार कार्ड एक्ट आया भी है या आधार एक्ट आता भी है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस भी हुए होते, तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं लगी। इस वजह से यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ से भी चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो रही हैं तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंटेशन में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि कॉर्पोरेशन के थ्रू, म्यूनिसिपल अथॉरिटी या पंचायत से आपको जो भी बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ पे भी आप पैदा हुए हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंगली आप एज को डिटर्मिन करेंगे। यहाँ पे भी कहीं पे आधार कार्ड का जो है मेंशन नहीं है। ठीक है, इन सच केसेस अगर यहाँ पे फिर भी एज यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की जाती तो उसके बाद आपकी मेडिकल वेरिफिकेशन की जाती है इफ ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल जो है वो यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास नहीं है। ठीक है, कि पहले तो ऐसा होता है ना कि व्यक्ति के पास अपने आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं, वो उस हिसाब से अपनी एज को जस्टिफाई कर देता है, बट इन केस ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो ऑसिफिकेशन वर्ड जो है वो ऑसी वर्ड से है, ऑसी रिलेट्स टू बोन्स। ठीक है, कि बोन्स के रिगार्डिंग या आपकी बोन की डेंसिटी को चेक करके एक क्राइटेरिया ले डाउन की जाता है कि आपकी एक अप्रोक्सीमेट एज जो है वो सामने आ जाती है। एग्जैक्ट एज वो भी नहीं बता पाता ऑसिफिकेशन एज, क्योंकि अब ऑसिफिकेशन टेस्ट में कई बार जो बोन्स की आप कह सकते हो बनावट है वो जनरली चेंज भी हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है उसकी बॉडी अलग तरीके से ऑपरेट करती है। बट इस ऑसिफिकेशन टेस्ट से ऐसा होता है कि एक बेसिक सी आप एज जो क्राइटेरिया है वो आप सेट डाउन कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट एज आप दे सकते हो कि इस एज तक कितनी ऑसिफिकेशन बोन्स की हो सकती है और इसके हेंस जो एज है वो इस व्यक्ति की ये सो एंड सो है। तो ये चीज सब पॉसिबल हुई है कि एक सर्टन जो है पहले इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसके केसेस में यहाँ पे ऑसिफिकेशन टेस्ट को भी यूज किया गया है। बट इस केस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास प्राइमरीली जो प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग भी ना चलते हुए हाई कोर्ट ने ओवरस्टेप किया है। ठीक है, अपनी पावर्स को, और आधार कार्ड को यहाँ पे यूज किया है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि चीज यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज रूल की। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है फटकार लगाई गई हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड कहा गया यही चीज कि आधार कार्ड को आप क्या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं मान सकते। इसके अलावा लीगल प्रिजम्पशंस जो है अगर हम मान के चले, जो एज है विद रिस्पेक्ट टू ऑसिफिकेशन टेस्ट वो कैसे होती है, ऐसे ही अगर आप जाकर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप ये नहीं बोल दोगे कि हमारे पास हमें ऑसिफिकेशन टेस्ट करना है, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए भी एक बोर्ड बैठता है जो एक प्रिजम्पशन के बेसिस पे अपना एज जो है वो डिटरमिन करता है, उसके अकॉर्डिंगली ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो बोर्ड डिसीजन देता है वही डिसीजन फाइनल होता है। एंड कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जो चैलेंज करे इस ऑसिफिकेशन टेस्ट को, जो एज एक बार बोर्ड ने डिटरमिन कर दी वो कर दी, एंड वंस रिकॉर्डेड उसी को ही मान के चला जाएगा कि यही एज है उस व्यक्ति की। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर जो बोर्ड है उसका डिसीजन बहुत फाइनल होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट आप जनरली जाके करा दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो यही था बेसिकली, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट इससे आपको ये चीज़ क्लैरिटी हुई है कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको बोलते हैं आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड आपको इंपॉर्टेंट किस लिए, जब आप टैक्स की फाइलिंग कर रहे हैं, पैन कार्ड को लिंक कर रहे हैं आधार कार्ड के साथ, ठीक है, या फिर कोई भी अगर आपको स्कीम का बेनिफिट चाहिए तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे देना कंपलसरी है। प्राइवेट यूजेज के लिए अगर आपको कोई कहे कि आधार कार्ड दे दो अपना प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट, या ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। एंड यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करते हैं तो कैसे हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे पंजाब सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बैच 2 भी लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे एंड टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे आपके जनरल स्टडीज के, जो कि अब इंडिया से भी रिलेटेड है, जो भी आपका सिलेबस है, एंड इसके अलावा पंजाब स्पेसिफिक जनरल स्टडीज के भी आपको लेक्चर्स यहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे एंड करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के एंड पंजाब के भी। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो हमारा बैच 2 लॉन्च हुआ है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी प्रीलिम्स की, जनरल स्टडीज की, जहाँ पे आपको नॉट ओनली जनरल स्टडीज इन फैक्ट सीसैट के भी यहाँ पे टेस्ट इंक्लूडेड हैं, तो 10-10 टेस्ट दोनों के ही होंगे एंड 21st टेस्ट जो हमारा होगा
टोटल, तो वो पंजाब बजट के साथ या आप कह सकते हो पंजाब इकोनॉमी के साथ ही बिल्कुल डील करेगा। जो करंट हमारा बजट है 2024 का उसी के साथ यहाँ पे डील करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उस पर क्वेश्चन या सवाल आपको दिए जाएंगे। सो ऑल इन ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹11,000 ओनली। कोई भी एग्जिस्टिंग कूपन होगा, अगर आप उसके ऊपर लगाते भी हैं, दिवाली वाला कूपन कोड हमारा अवेलेबल है, वो अगर आप लगाते हैं तो आपको यहाँ पे ये अमाउंट और भी डिस्काउंटेड रेट पर मिल सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप सिंपल यहाँ पे टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं कि अभी सिर्फ तैयारी करनी है कंटेंट की, तो वो बैच भी अवेलेबल है। सिमिलर चीज़ें ही हैं यहाँ पे। टेस्ट को अगर आप एक्सक्लूड कर दीजिए, यानी कि सिर्फ टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे सिलेबस कवरेज के लिए, पंजाब के भी, जनरल स्टडीज़ के भी। एंड अगर आप बात करें विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो कॉमन सिलेबस रहता है, उसके भी आपको कंटेंट लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। एंड PYQs भी मिलेंगे यहाँ पे आपको, प्रीलिम्स के भी, मेन्स के भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। एंड जो लाइव क्लासेज है इट हैज़ एंडेड नाउ, तो आप इसको रिकॉर्डेड मान के चल सकते हैं बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो आपको दिए गए हैं। इन केस अगर आप एनरोल होते हैं तो आप एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करवा दिए जाएंगे एंड सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंगली। अगर आपको कोई डाउट भी होता है आप वहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हैं अपने पेयर के साथ, यहाँ पे उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेंटर्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं आपके एकेडमिक डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹9999। अगेन इसके ऊपर भी कोई कूपन कोड जो एक्टिव है अगर आप लगाते हैं तो इसको भी आप डिस्काउंटेड रेट पे इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं, इसमें एनरोल हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, दैट इज इट। थैंक यू सो मच।